हाँ जी, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात चल रही है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? आज छोटे छोटे हैं टॉपिक्स, तो ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे, तो मेरे साथ लिखते चलिएगा। इट इज द हीट एनर्जी लिबरेटेड माने एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये भी। व्हेन वन इक्विवेलेंट ऑफ an acid gets completely neutralized by one equivalent of base. Gets completely neutralized by one equivalent of base. उत्कर्ष, अगर आपके मैथ से या बायो है तो आप जाके अटेंड कर सकते हैं ना, कोई इशू नहीं। ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, मैं सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप पे। तो एक्चुअल यूनिट क्या होती है भैया इसकी? किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट और किलो जूल पर इक्विवेलेंट। ठीक है, एक्चुअल यूनिट इसकी क्या होती है? किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट या किलो जूल पर इक्विवेलेंट। क्या होता है प्रोसेस? जब एक इक्विवेलेंट ऑफ एसिड किसी एक इक्विवेलेंट ऑफ बेस को न्यूट्रलाइज करता है, उस केस में जो हीट एनर्जी लिबरेट होती है उसे आप एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हो। ठीक है, कहने का मतलब मेरा बस ये है कि सपोज आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, चलो रिएक्शन आगे लिखूंगा, ये हो गया हो जब बता देना। इतना पार्ट हो गया हो जब बता दीजिएगा, है ना, हटा दूंगा मैं। मेरे साथ लिखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए हाथों हाथ, क्योंकि टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं, जल्दी कवर करने हैं थोड़े से। चलिए, होपफुली हो गया होगा, है ना। सारा दिन में अच्छा। तो जैसे मैं कोई रिएक्शन लिख रहा हूँ, है ना, क्या बोला मैं? एक इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जब एक इक्विवेलेंट ऑफ बेस से रिएक्ट करता है, उस केस में जो हीट एनर्जी लिबरेट होती है उसे अपन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। NaOH है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक, इसको मैंने रिएक्शन करवाया HCl से। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों ने मिलकर दिया NaCl प्लस वाटर। इस केस में जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा, यानी कि डेल्टा H नॉट, वो किसके बराबर होगा? डेल्टा H नॉट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -57.32 किलो जूल पर मोल, सॉरी किलो जूल पर इक्विवेलेंट। वैल्यू आपको याद नहीं रखनी, ठीक है ना। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -57.32 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। क्या बताना चाह रहा हूँ वो समझिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एसिड और बेस दोनों चेंज कर दिए। सपोज मैंने NaOH की जगह KOH ले लिया, KOH ले लिया, है ना। और एसिड की जगह मैंने HNO3 ले लिया, HCl की जगह। क्लियर? यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा KNO3 प्लस वाटर। इसका भी जब आप डेल्टा H नॉट निकालोगे, विच इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन,
इसका भी जो डेल्टा एच नॉट आएगा वो आएगा -57.32 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। जब भी आप किसी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में रिएक्ट करवाओगे तो उसका डेल्टा एच नॉट हमेशा फिक्स होगा और वो वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है। कंसेप्ट अगर इसके पीछे का बताना चाहूं तो देखिए, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सॉरी उल्टा लिख दिया, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऊपर में भी सेम चीज है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग है तो 100% डिसोसिएट होगा K प्लस OH माइनस में, ये भी 100% डिसोसिएट होगा H प्लस NO3 माइनस में। KNO3 एक सॉल्ट है, और जब भी सॉल्ट में कोई स्ट्रॉन्ग का कंपोनेंट आता है, सॉल्ट हमेशा ध्यान रखिएगा 100% डिसोसिएटेड होता है। आयनिक इक्विलिब्रियम में बात करेंगे इसके बारे में। सॉल्ट हमेशा 100% डिसोसिएटेड होता है, ये भी 100% डिसोसिएट होगा किसमें, K प्लस और NO3 माइनस में। वाटर डिसोसिएट नहीं करवाऊंगा क्योंकि वाटर के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड नहीं कि वाटर को तोड़ के H प्लस और OH माइनस लिख दोगे, ठीक है ना। तो एसिड स्ट्रॉन्ग था, बेस स्ट्रॉन्ग था, NaCl सॉल्ट है, ये सारे स्ट्रॉन्ग थे, तो इनको तो मैं आयनिक फॉर्म में तोड़ सकता हूँ, लेकिन H2O के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है, वो ब्रेक नहीं करेगा। NaOH की बात करोगे सिंपली तो NaOH भी काय में टूटेगा, Na प्लस OH माइनस में। HCl भी काय में टूटेगा, H प्लस Cl माइनस में। NaCl सॉल्ट है, वो काय में टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस में। तो यहाँ से ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, यहाँ ऑब्जर्व करने वाली बात ये है, जितना पहले K प्लस था बाद में आपको उतना ही प्लस K प्लस ऑब्टेन हो गया, तो इसका तो कोई रोल रहा ही नहीं, मतलब इसने पार्टिसिपेट ही नहीं करा। जितना पहले K प्लस था उतना ही K प्लस आपको बाद में मिल गया, तो इसने तो कुछ पार्टिसिपेशन करा ही नहीं। जितना NO3 माइनस पहले था उतना ही NO3 माइनस आपको बाद में मिल गया, तो इसने पार्टिसिपेशन करा ही नहीं। तो ओवरऑल रिएक्शन जो चली वो क्या चली, H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स H2O। सेम ऊपर वाले केस में भी है, यहाँ पे Na प्लस जितना पहले था बाद में भी आपको Na प्लस उतना ही मिल गया, तो कोई मतलब रहा ही नहीं, Na प्लस ने पार्टिसिपेट करा ही नहीं। जितना Cl माइनस यहाँ पे मिला उतना ही Cl माइनस यहाँ पे था, तो इसने भी पार्टिसिपेट करा ही नहीं। तो पहले वाली में भी जो रिएक्शन चली है वो यही चली है, H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स H2O। अब एक्चुअल में होता क्या है, ये H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स H2O का जब आप एंथैल्पी कैलकुलेट करने बैठते हो तो इसकी वैल्यू जो आती है डेल्टा एच नॉट की, वो आती है -57.32। तो ये जो अपन वैल्यू लिखते हैं ना -57.32, ये एक्चुअल में किसकी एच नॉट की वैल्यू है, ये एक्चुअल में वाटर के एंथैल्पी चेंज की वैल्यू है, किलो जूल पर इक्विवेलेंट। भावनाएं समझ में आई। स्ट्रॉन्ग वाले आयंस तो पार्टिसिपेट ही नहीं करे, जितना पहले था उतना ही बाद में मिल गया, तो काय का हीट एक्सचेंज हुआ भाई, जितना पहले था उतना ही बाद में मिल गया, तो काय का हीट एक्सचेंज, कुछ नहीं हुआ, वो तो पड़े हुए। हीट एक्सचेंज काय में हुआ, H प्लस में OH माइनस में H2O के बीच में, और इसका जब एंथैल्पी कैलकुलेट करा गया तो -57.32 था। तो इसलिए कभी भी जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रलाइज करवाते हो तो जो आयंस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन और स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन, वो एक्चुअल में ओवरऑल कंज्यूम नहीं होते रिएक्शन में, वो उतने के उतने ही रहते हैं, इसलिए उनका पार्टिसिपेशन होता ही नहीं। पार्टिसिपेशन किसका होता है, वाटर और उसके आयंस का। और उस केस में जो आपका एंथैल्पी चेंज है वो है -57.32, जो आप यहाँ पे लिखते हैं। हो गया होगा होपफुली, आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लीजिए आराम से। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लेना वापस, कोई दिक्कत नहीं, हटा दूं। थर्ड, सपोज मैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का करवा दूं, तो वीक एसिड बोले तो मैंने ले लिया CH3COOH, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, ठीक है।
इससे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3COONA प्लस H2O। अब यहाँ पे क्या चेंज देखने को मिलेगा तो वो आप खुद देखिए। पहली बात तो ध्यान रखना, थर्मोकेमिस्ट्री में मैं जब पूछता हूं कि -10 बढ़ाए के -20 तो अपन बोलेंगे -20। मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू देखी जाती है भैया, है ना। -10 और -20 का मतलब दोनों में हीट रिलीज हो रही है, लेकिन हीट रिलीज कहाँ ज्यादा हो रही है, यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन सिर्फ कन्वेंशन के लिए आता है, ये पता लगाने के लिए कि हीट रिलीज है कि एब्जॉर्ब है। मैग्नीट्यूड वाइज आपको वैल्यूज देखनी है और कुछ नहीं, पहली बात तो ये ध्यान रखना है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो CH3COOH NaOH के साथ रिएक्ट करके CH3COONA प्लस वाटर दे रहा है। तो CH3COOH एक वीक एसिड है। वीक एसिड है तो 100% तो डिसोसिएट होगा नहीं कि आप आयंस कैंसिल कर दो, तो ये यूं का यूं पड़ा रहता है CH3COOH की फॉर्म में। लेकिन NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये पूरी तरीके से डिसोसिएट होगा Na++OH- में। ये सॉल्ट है, सॉल्ट मैंने आपको पहले ही बोला कि डिसोसिएट होगा CH3COO- और Na+ में। वाटर अगेन कोवलेंट बॉन्ड है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे, वो यूं का यूं है। तो यहाँ पे कैंसिल आउट क्या हुआ, यहाँ पे कैंसिल आउट एट द एंड बस ये हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे कैंसिल आउट एट द एंड बस ये हुआ। तो ओवरऑल रिएक्शन जो लिखी गई वो क्या लिखी गई, CH3COOH प्लस OH- गिव CH3COO- प्लस H2O। क्लियर। इस केस में जो एंथैल्पी निकालोगे वो आपका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगा, किसका, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। इतना जो मैंने लिखा उतना समझ में आया क्या, तो मैं आगे बढ़ूं, और अगर यही कंफ्यूजन हो तो यहीं टोक दो। ये समझने में कोई दिक्कत, ये वीक था इसलिए पूरी तरीके से तो टूटा नहीं, तो इसको मैंने यूं का यूं लिख दिया, इसको आयनाइज नहीं कर सकते। ये स्ट्रॉन्ग था, पूरी तरीके से तोड़ दिया। सॉल्ट हमेशा पूरी तरीके से टूटेगा, वाटर तो यूं का यूं रहना है। तो जो आयन कॉमन आ रहा है उसको मैंने काट दिया। यहाँ पे एक Na+ ही एक लौता ऐसा आयन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कॉमन है और किसी की कॉन्सेंट्रेशन कॉमन नहीं है। तो ओवरऑल जो रिएक्शन चली वो ये चली। खैर, जो मैं बात बोलना चाह रहा हूँ वो समझिए। ये जो आपने रिएक्शन लिखी है इसको मैं रिएक्शन 1 नाम दे देता हूँ, और इस रिएक्शन 1 के अंदर एक्चुअल में दो प्रोसेस चल रहे हैं। दो प्रोसेस क्या चल रहे हैं कि CH3COOH डिसोसिएट हो रहा है किसमें, CH3COO- प्लस H+। तो देखो, जब भी आप किसी भी चीज को डिसोसिएट करते हो तो उस केस में खुद ही बताइए, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो एनर्जी लिबरेट करेगा। अगर आपको किसी चीज को तोड़ना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो एनर्जी लिबरेट करेगा। आपको किसी चीज को तोड़ना है तो क्या आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, हाँ कि ना। तो भैया, जब अपने को किसी चीज को तोड़ना है तो अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी। जब अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी तो इस केस में जो ΔH0 होगा इसका वो पॉजिटिव होगा, सिंस अपने को तोड़ना है। जबकि जब आप वाटर की बात करोगे तो वाटर अपन देख चुके हैं, इसका जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो कितना आया था, -57.37। यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो यहाँ एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए नेगेटिव एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ टूट रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इसलिए ΔH0 पॉजिटिव। ठीक, यहाँ पे ये दो प्रोसीजर चलते हैं साइमल्टेनियसली। H+ से H+ कैंसिल आउट हो जाएगा, जो ओवरऑल प्रोसेस बचेगा वो क्या बचेगा, CH3COOH प्लस OH- gives CH3COO- प्लस H2O। अब आपने अगर ये दोनों रिएक्शंस को ऐड करा है
तो इन दोनों के डेल्टा एच नॉट भी ऐड करोगे। तो जब आप इन दोनों के डेल्टा एच नॉट ऐड करोगे तो इसका डेल्टा एच नॉट मैं मान लेता हूं डेल्टा एच नॉट ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएट करवाया है ना। तो जब आप दोनों के डेल्टा एच नॉट को ऐड करोगे तो वो जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा, डेल्टा एच नॉट डी, थोड़ा लिख देते हैं दूर, डेल्टा एच नॉट डी पॉजिटिव का -57.32। अब मुझे कंपेयर करके बताइए कि -57.32 बड़ा है कि ये वैल्यू बड़ी है, -57.32 बड़ा है कि ये दूसरी वाली वैल्यू जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आप कंपेयर कर रहे हो वो वैल्यू बड़ी है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, थर्मोकेमिस्ट्री में अपन हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज बात करते हैं। तो भैया मैग्नीट्यूड वाइज ये बड़ा है, मतलब यहाँ पे ज्यादा हीट रिलीज हो रही है। नेगेटिव में कुछ पॉजिटिव जोड़ोगे तो वो कुछ कम ही आएगा ना, -53 -54। तो यहाँ पे जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है वो कम हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, जबकि दोनों स्ट्रॉन्ग वाले में जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, जब ये लिख लो तब बात करेंगे। हो गया, ठीक। तो ऐसा क्यों हो रहा है भैया कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है वो कम है एज दैट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के, बिकॉज सम ऑफ द एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड इन आयनाइजिंग द वीक एसिड। इस वीक एसिड को आयनाइज करने के लिए, इस वीक एसिड को आयनाइज करने के लिए कुछ हीट आपको एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी, और जब आप कुछ हीट एब्जॉर्ब करवाओगे तो ऑब्वियस सी बात है जो एनर्जी रिलीज होगी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है ना। पहले वाले प्रोसेस में तो बस वाटर हो रहा था, वाटर वाला हो रहा था तो मतलब ओवरऑल एनर्जी रिलीज हो रही थी, लेकिन इस CH3COOH वीक एसिड को आयनाइज करवाने के लिए आपको कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी। तो रिलीज और एब्जॉर्ब का जब समेशन जोड़ोगे ऑब्वियस सी बात है मैग्नीट्यूड वाइज वो क्वांटिटी कम आएगी। ठीक है, तो मैं जो लिख रहा हूं वो समझिए, हटा रहा हूं मैं इसको। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज सम ऑफ द एनर्जी is absorbed in ionizing the weak acid। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं जनरल बात करूं, इन जनरल क्या चल रहा है, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है, रेस्ट एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला केस लोगे तो उसमें ओवरऑल एनर्जी रिलीज ही हो रही थी क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो रहा था। तो डेल्टा एच नॉट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वीक प्लस स्ट्रॉन्ग का, W स्टैंड फॉर वीक, S स्टैंड फॉर स्ट्रॉन्ग, लेस होगा स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग से। ठीक है, और ये लेस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएशन वाले पार्ट में जैसा कि आपको लिखवाया गया है कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है
क्योंकि डिसोसिएशन वाले पार्ट में आपको वीक वाले को आयनाइजेशन प्रोसेस करवाना पड़ता है। इस केस में आपका डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव आएगा प्लस डेल्टा एच नॉट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एस प्लस एस। इस केस में जो आपका डेल्टा एच आएगा वो नेगेटिव आएगा। लिख लीजिए, डाउट हो तो पूछ लेना। रेजोनेंस नहीं हुआ होगा ना आप लोगों के, जीओसी स्टार्ट नहीं हुई होगी मेरे ख्याल में। कोशिश करना समझने की, थोड़ी ऑर्गेनिक आएगी अभी, है ना। कुछ टर्म्स बोलूंगा मैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। डेफिनेशन लिख लीजिए मेरे साथ। इट इज द हीट रिलीज्ड when 1 mole of any unsaturated bond gets hydrogenated completely. It is also an exothermic process. कहने का मतलब, जब भी किसी अनसैचुरेटेड बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करवाओगे, हाइड्रोजनेट का मतलब ये होता है बॉन्ड तोड़ो हाइड्रोजन जोड़ो। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका अगर मैं हाइड्रोजनेशन करवाऊं यानी कि H2 के साथ रिएक्शन करवाऊं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में। इसको आप क्या बोलोगे? डेल्टा एच नॉट हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। मैं इसे मान लेता हूं माइनस अल्फा, क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज हो रही। अब बात ध्यान से सुनिएगा। सपोज मैं इथाइन ले लेता हूं। इसको जब आप हाइड्रोजनेट करवाओगे, ऑब्वियस सी बात है 2 मोल हाइड्रोजन लगेंगे, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे ये मत करिएगा कि सर यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड था, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, तो 1 पाई बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करवाने के लिए आपको माइनस अल्फा एनर्जी लगानी पड़ रही है, तो 2 पाई बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करवाने के लिए आपको उसका ट्वाइस लगाना पड़ेगा। ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नेचर कंप्लीटली डिफरेंट होता है, तो इन दोनों को आप आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो भी आ रही होगी मैं रैंडम यूं ही लिख देता हूं, दैट डेल्टा एच नॉट हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइन, कोई एक रैंडम वैल्यू आ रही होगी। लेकिन
सपोज मैं पर मोल ऑफ अनसैचुरेटेड बॉन्ड पे आऊं, पर मोल ऑफ अनसैचुरेटेड बॉन्ड, पहले यहां तक लिख ले, एक काम करिए, हो गया होगा, हटा रहा हूं मैं इसे, है ना। नोट्स आपके उस पर भेज ही दिए जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा अगर किसी का कुछ छूट रहा है तो जैसा कि मैंने बोला, रैंडम यूं ही सुन लो फटाफट। CH2 डबल बॉन्ड CH2 का हाइड्रोजनेशन करवाऊंगा, तो इसकी सपोज कोई वैल्यू आई अल्फा, कितना पाई बॉन्ड हाइड्रोजनेट करवाया आपने, एक। लेकिन इथाइन के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। 2H2 लगा लीजिएगा यहाँ पे, जो भी है ना। इसका नेचर बिल्कुल डिफरेंट है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का मैं आपस में कंपेयर नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर सपोज मेरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, अब आपको इसको हाइड्रोजनेट करवाना है, तो इसको हाइड्रोजनेट करवाने के लिए आपको एक तो इस वाले पाई बॉन्ड को और इस वाले पाई बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करवाना पड़ेगा। तो भैया यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने आ रहे हैं, दो। एक पाई बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करवाने के लिए आपको जो एनर्जी लगानी पड़ रही थी वो माइनस अल्फा लगानी पड़ रही थी। तो दो पाई बॉन्ड को आपको हाइड्रोजनेट करवाने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ेगी वो -2 अल्फा लगानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट वैलिड होता है, क्योंकि यहाँ पे भी फर्स्ट वाले केस में भी आपने जो बॉन्ड लिए हैं वो डबल बॉन्ड है, और थर्ड वाले केस में भी आप जो बॉन्ड ले रहे हो वो डबल बॉन्ड है। तो यहाँ इसको जब आप हाइड्रोजनेट करवाओगे तो ये कुछ इसमें बदलेगा, और इसका जब आप डेल्टा H नॉट ऑफ हाइड्रोजनेशन लिखोगे तो वो बराबर आएगा -2 अल्फा के, ठीक है। लेकिन सपोज फोर्थ केस पकड़ लो, अगर आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस 2H2, इसका हाइड्रोजनेशन करवाओगे तो कायदे से वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, तो अपन तो वही कंसेप्ट लगाएंगे, सर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड दो हैं, सिंगल बॉन्ड वाले को हाइड्रोजनेट करवाने के लिए माइनस अल्फा, तो दो डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करवाने के लिए -2 अल्फा। तो ये जो आपकी -2 अल्फा वैल्यू आ रही है ये थियोरिटिकल वैल्यू है। डेल्टा H नॉट हाइड्रोजनेशन थियोरिटिकल कितनी होगी, -2 अल्फा। थियोरिटिकल, कंपाउंड तो यही बनेगा भैया, ठीक है। लेकिन यहाँ की जब आप हाइड्रोजनेशन देखने बैठोगे तो एक्चुअल में यानी कि डेल्टा H नॉट हाइड्रोजनेशन एक्चुअल जो आएगी वो <<2 अल्फा होगी, -2 अल्फा होगी सब, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज अंडर गोइंग रेजोनेंस। ये आप लोगों के जीओसी हुआ है क्या, किसी के भी थोड़ा बहुत स्कूल में ही सही, जीओसी हुआ है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रेजोनेंस नाम सुना है।
कोई दिक्कत नहीं बेटा, ध्यान रखना, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, है ना। हमेशा ध्यान रखना रेजोनेंस के अंदर कुछ एक कॉन्जुगेशंस होते हैं, जैसे पाए सिग्मा लोन पेयर एक साथ दिखे, पाए सिग्मा पाए, पाए सिग्मा नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर, पाए सिग्मा फ्री रेडिकल, ये कुछ एक कॉन्जुगेशंस होती हैं, ये आपको जीओसी में पढ़ाई जाएगी। तो जब आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हो फोर्थ वाली को, तो आपको इसमें से कोई सा कॉन्जुगेशन नजर आ रहा है, तो अपन बोलेंगे हाँ, कौन सा नजर आ रहा है, पाए सिग्मा पाए का, ठीक है, ये वाले टाइप का कॉन्जुगेशन आपको नजर आ रहा है। ये डिटेल में पढ़ाया जाएगा जीओसी में, मैं बस एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक। तो जब भी आपको रेजोनेंस नजर आ जाए किसी भी स्ट्रक्चर में, ये रेजोनेंस एनर्जी में आपको सेम एग्जांपल करवाएंगे दिव्य सर, पक्की बात है, ठीक है ना। सेम एग्जांपल होगा रेजोनेंस एनर्जी का, जो मैं सवाल करवा रहा हूँ वो सेम वहां पे करवाएंगे वो, लेकिन वो ऑर्गेनिक का पार्ट है एक्चुअल में, मैं बस हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ। तो पाए सिग्मा पाए का आप यहाँ पे देखते हो कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, तो जब भी आपको रेजोनेंस दिखाई दे या कॉन्जुगेशन दिखाई दे, तो उस टाइम पे जो आपकी एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, ध्यान रखना। एनर्जी कम हो जाती है यानी कि स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। रेजोनेंस स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, इसलिए एनर्जी कम हो जाती है। क्लियर है ये बात। तो जब भी आपको पाए सिग्मा पाए, अभी मैं मेरे न्यूमेरिकल के लिए सिर्फ बता रहा हूं, अगर आपको पाए सिग्मा पाए एक लाइन में दिखे, जैसे इसमें दिख रहे हैं, पहले पाए दिख रहा है, फिर सिग्मा दिख रहा है, फिर पाए दिख रहा है, तो उसे अपन कॉन्जुगेशन कहेंगे, मतलब उसमें रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और एनर्जी को घटाता है। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर एक पाई बॉन्ड को तोड़ने में अल्फा आपको एनर्जी देनी पड़ रही है या अल्फा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, तो दो पाई बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, -2 अल्फा। कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, -2 अल्फा। लेकिन वो यहां तो रिलीज हो रही है, लेकिन यहां रिलीज नहीं हो रही, क्यों, बिकॉज दिस मॉलिक्यूल इज अंडरगोइंग रेजोनेंस, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसी के पे मैं सवाल पूछूंगा आपसे दो चार। किसी को डाउट हो, समझ में नहीं आया हो, तो पूछ सकता है, क्योंकि फिर मैं पूछूंगा। लिख लीजिए, ड्यू टू रेजोनेंस वी ऑब्जर्व अ डिक्रीज इन हीट रिलीज, और डिक्रीज इन हीट रिलीज। किसी का सवाल आया है कुछ? हाँ हीरा, एक सेकेंड, है ना। ये आपका हो गया, लिखने का हो गया। चलिए, सो देखिए, एक डबल बॉन्ड को तोड़ने में आपको जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो माइनस अल्फा हो रही थी, तो बस अज्यूम करते हुए चलिएगा, दो डबल बॉन्ड को तोड़ने में आपको कितनी एनर्जी रिलीज होगी, -2 अल्फा। इसमें कोई दिक्कत है ना। लेकिन इसमें कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, दो। तो इसमें भी थ्योरेटिकली देखा जाए तो कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए भैया, एक पाई बॉन्ड को तोड़ने में अल्फा एनर्जी रिलीज हो रही है, तो दो पाई बॉन्ड को तोड़ने में 2 अल्फा रिलीज होनी चाहिए थी। इसमें भी तो दो पाई बॉन्ड है, तो रिलीज कितनी होनी चाहिए थी, 2 अल्फा, ठीक। लेकिन हो क्या रही है, उससे कम रिलीज हो रही है। क्यों हो रही है उससे कम रिलीज, तो इसका रीजन होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस एक्चुअल में स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। एनर्जी जिसकी कम होती है, स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है, ये तो अपन जानते हैं ना। एनर्जी जिसकी कम होती है, स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है, ये तो अपन केमिकल बॉन्डिंग में देख चुके हैं।
ठीक। अब बात क्या है ईरा जी कि इसमें कम क्यों हुई, क्योंकि दिस मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल इज अंडर गोइंग रेजोनेंस। सर हमें कैसे पता चलेगा रेजोनेंस हो रहा है? तो रेजोनेंस के अंदर कॉन्जुगेशंस होते हैं भैया। कॉन्जुगेशंस क्या होते हैं वो आपको दिव्य सर पढ़ाएंगे, मैं एक आइडिया दे देता हूं। जैसे कुछ एक कॉमन ट्रेंड्स हैं, जैसे पाए सिग्मा पाए, ये एक ऑर्डर में दिख जाए तो मतलब रेजोनेंस है। क्या ये आपको एक ऑर्डर में इसमें दिख रहा है क्या? आइरा देखिए, तो जैसा कि अपन बात कर रहे थे अल्फा, 2 अल्फा, थियोरेटिकल 2 अल्फा, एक्चुअल में लेस देन 2 अल्फा। ठीक। तो देखिए मैं क्या कह रहा था कि रेजोनेंस के अंदर अपन कुछ कॉन्जुगेशंस देखते हैं। मैं कैसे बोलूंगा कि रेजोनेंस हो रहा है? तो अगर आपको मॉलिक्यूल के अंदर इस तरीके का कॉन्जुगेशन दिखे, मतलब आपके स्ट्रक्चर के अंदर रेजोनेंस हो रहा है। किस किस तरीके का? इस तरीके का, पाए सिग्मा पाए, पाए सिग्मा लोन पेयर, पाए सिग्मा फ्री रेडिकल, पाए सिग्मा नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर, कुछ ऐसा दिखे। ऐसे ही ऑर्डर में, इसी ऑर्डर में, इन्हीं ऑर्डर में कुछ ऐसा दिखे तो मैं बोलूंगा रेजोनेंस हो रहा है। क्या आपको पाए सिग्मा पाए का ट्रेंड ये सेकंड वाले में दिख रहा है क्या? यस और नो? क्या आपको पाए सिग्मा पाए का ट्रेंड सेकंड वाले में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। लेकिन क्या थर्ड वाले में दिख रहा है क्या? हाँ जी दिख रहा है, ये रहा। तो दिख रहा है मतलब रेजोनेंस हो रहा है। और रेजोनेंस क्या करता है? स्टेबिलिटी बढ़ाता है, और स्टेबिलिटी बढ़ाता है मतलब एनर्जी घटाता है। इसलिए इसकी एनर्जी एक्चुअल में -2 अल्फा से कम आई। ठीक बात है ना? आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सवाल का जवाब दीजिएगा। देखो, एक बात ध्यान रखना, मैं आपको बेंजीन के बारे में कहानी आई थिंक पहले बता चुका हूं कि बेंजीन की अपन ने जो स्ट्रक्चर प्रपोज करी है वो ये है, बट एक्चुअल में बेंजीन की स्ट्रक्चर जो होती है वो ये वाली होती है। रेजोनेंस जब मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था, जब मैंने बताया था कि अंदर ये जो 3 पाई बॉन्ड होते हैं भैया, ये जो 3 पाई बॉन्ड है ये एक्चुअल में पूरी रिंग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो 3 पाई बॉन्ड है ये पूरी रिंग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, मोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। तो अगर मैं पूछूं फर्स्ट ज्यादा स्टेबल के सेकंड, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल के सेकंड, चार्ज जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ऑब्वियस सी बात है सेकंड ज्यादा स्टेबल है ना? देखो बेंजीन क्या है, जैसे ईरा ने ये स्ट्रक्चर बनाया कि मेरा तो ये आया, कोई दूसरा बंदा आया उसने ये स्ट्रक्चर बना दिया कि सर मेरा ये वाला आ रहा है। क्या आप दोनों स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस कर पा रहे हो? नहीं, ये दोनों सेम स्ट्रक्चर हैं, प्रपोज्ड स्ट्रक्चर हैं, थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर हैं जो आपने बनाई। दीज आर थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर। इसे आप बोलते हो कैनोनिकल फॉर्म। एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है वो ये है। जब आप दोनों कैनोनिकल फॉर्म्स को कंबाइन कर दोगे तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो कुछ इस तरीके की मिलेगी। भाई पाए बॉन्ड तो 3 थे, समझना, पाए बॉन्ड तो 3 थे। कोई मेरे से बोला कि सर 3 पाए बॉन्ड आप ऐसे अरेंज कर सकते हो? बिल्कुल। दूसरा आके बोला सर 3 पाए बॉन्ड ऑल्टरनेट में अपन ऐसे अरेंज कर सकते हैं। दोनों ही ठीक थे भैया,
लेकिन मैं किसे सही बोलूं? क्या आप किसी एक को चूज कर सकते हो? नहीं चूज कर सकते। ये भी अपनी जगह सही है, ये भी अपनी जगह सही है। तो ये प्रपोज्ड स्ट्रक्चर हैं जो आप दे पाए हो, बट एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या है ये? क्योंकि ईरा के लिए या कोई भी रैंडम जो भी स्टूडेंट है उसके लिए, सपोज उन्होंने, ईरा ने ये स्ट्रक्चर दी, ठीक है, एक सारा है, उन्होंने ये स्ट्रक्चर दी, तो ईरा ने बोला कि सर पाई बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे प्रेजेंट है, ईरा के अकॉर्डिंग। सारा ने बोला सर पाई बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे प्रेजेंट है। दोनों ही अपनी जगह ठीक थे। एक्चुअल में जब देखा गया भैया, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3 ही थे। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड समझिएगा, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3 थे। ईरा बोली कि सर ये 3 पोजीशन पे है, सारा बोली कि सर ये 3 पोजीशंस पे है। लेकिन जब मैंने सारी पोजीशंस पे काउंट करना चालू करा तो मुझे यहाँ पे भी कुछ पाई बॉन्ड का यहाँ पे भी कुछ पाई बॉन्ड का कैरेक्टर दिखा, इस पे भी 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 दिखा। ओवरऑल तो पाई बॉन्ड 3 ही थे, लेकिन मेरे को हर जगह पाई बॉन्ड का कैरेक्टर दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो पाई बॉन्ड है वो पूरी स्ट्रक्चर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, वो जो पाई बॉन्ड है वो पूरी स्ट्रक्चर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसलिए आप जहां भी पाई कैरेक्टर मेजर करते हो आपको वो पाई कैरेक्टर नजर आ जाता है। इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई क्या? है ना? तो भैया ये वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये प्रपोज्ड स्ट्रक्चर हैं जिन्हें आप कैनोनिकल फॉर्म बोलते हो। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है, और एक्चुअल को अपन बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड जो होता है वो कैनोनिकल फॉर्म्स का समेशन होता है। जब आप इन दोनों को एक साथ जोड़ के देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर नजर आएगी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहां पे है? हाइब्रिड में। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सपोज मैं दो डायग्राम बनाऊंगा, एक कैनोनिकल फॉर्म का है, एक हाइब्रिड का है। सपोज एनर्जी डायग्राम है, CH2 ये एनर्जी है, यहाँ पे है ना, एनर्जी है। मेरे को इसमें बताओ एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? एनर्जी जिसकी ज्यादा, स्टेबिलिटी उसकी कम। इसकी एनर्जी ज्यादा होगी कि इसकी एनर्जी ज्यादा होगी? फर्स्ट की एनर्जी ज्यादा कि सेकंड की एनर्जी ज्यादा? एनर्जी और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ध्यान रखना। इनडायरेक्टली मैं आपसे स्टेबिलिटी पूछ लूं, कौन ज्यादा स्टेबल? बहुत बढ़िया है ना। फर्स्ट की एनर्जी ज्यादा होगी भैया, क्योंकि ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है? ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहां पे है? सेकंड में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ज्यादा है। इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है और यहाँ पे पाई बॉन्ड है, बट एक्चुअल में वो पाई बॉन्ड पूरे स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेकंड वाली जो फॉर्म है वो है हाइब्रिड। तो जैसा कि आप देख सकते हो, फर्स्ट वाले की एनर्जी ज्यादा है, तो मैं इसको बनाऊंगा ऊपर, इसे अपन बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। सेकंड वाले की एनर्जी कम है, मैं इसे बनाऊंगा नीचे, या स्टेबिलिटी ज्यादा है, जो बोलना है बोल लें। ये है अपना कैनोनिकल फॉर्म, और ये है अपना हाइब्रिड। नीचे मैं बनाऊंगा एन ब्यूटेन। क्यों मैं नीचे एन ब्यूटेन बना रहा हूं? अरे हाइड्रोजिनेशन ही तो करवा रहे हो यार। हाइड्रोजिनेशन मतलब आप जो स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हो वो यही बनाना चाह रहे हो ना, हाइड्रोजिनेशन ही तो करवा रहे हैं अपन, वही तो पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोजिनेशन कैसा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक।
एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोले तो क्वांटिटी नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आएगी मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट जब करोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी कि ज्यादा, खुद बताओ। आपका हीट रिलीज हो रही है मतलब एनर्जी नेगेटिव है, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की जो वैल्यू आनी चाहिए वो नेगेटिव आनी चाहिए। नेगेटिव आएगी कब? जब प्रोडक्ट ज्यादा होगा कि रिएक्टेंट? प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी कि रिएक्टेंट की एनर्जी? नेगेटिव वैल्यू कब आएगी? जब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी कि रिएक्टेंट की? ऑब्वियस सी बात है ना। तो जब रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी तभी नेगेटिव आएगी, तो इनडायरेक्टली प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। प्रोडक्ट क्या है? एन ब्यूटेन ही तो है आपका प्रोडक्ट, तो ये तो सबसे नीचे आएगा। ठीक है, तो वही मैंने सबसे नीचे बनाया, ये एन ब्यूटेन है। तो अब अगर अपन बात करें तो यहां से यहां तक, यानी कि प्रोडक्ट तक जो क्या बोलते हैं रिलीज ऑफ एनर्जी है, वो मेरी कितनी होनी चाहिए थी? -2 अल्फा। लेकिन यहां से यहां तक जो रिलीज ऑफ एनर्जी है वो मेरी कितनी होगी? लेस देन -2 अल्फा। अरे इतनी बात समझ में आती है अब आप लोगों को? यहां से यहां तक आपकी जो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी -2 अल्फा, लेकिन यहां से यहां तक जो आपकी एनर्जी रिलीज है वो है लेस देन 2 अल्फा। क्लियर? अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, यानी कि डिफरेंस बिटवीन कैनोनिकल फॉर्म एंड इट्स हाइब्रिड, या फिर डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल, डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल, बताओ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? नहीं समझे? ये हटा देता हूं, है ना, मैं ग्राफ एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी। मुझे बताइए पहला वाला ज्यादा नेगेटिव के सेकंड वाला ज्यादा नेगेटिव? कौन? अपन एनर्जी के टर्म में बात करते हैं ना, एच स्टैंड्स फॉर एनर्जी। ज्यादा नेगेटिव कौन? पहला वाला के हीट एनर्जी रिलीज कहां ज्यादा हुई, फर्स्ट में के सेकंड में? शौनक बेटा आराम से जवाब दे, है ना। मुझे बता एनर्जी किसकी ज्यादा है? शौनक एनर्जी किसकी ज्यादा है? फर्स्ट की कि सेकंड की? ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, नीचे वाला सेकंड है। एनर्जी रिलीज कहां ज्यादा है? एनर्जी किसकी ज्यादा है यही बता दे। फर्स्ट की कि सेकंड की? तो एनर्जी फर्स्ट की ज्यादा है इज दैट ऑफ सेकंड के, ग्राफ से आप देख सकते हो। तो बेटा ये तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है ना। एक्सोथर्मिक है मतलब फर्स्ट मोर नेगेटिव होगा और सेकंड लेस नेगेटिव होगा। तो जब आप फर्स्ट वाला कौन सा है? थ्योरेटिकल। सेकंड वाला कौन सा है? एक्चुअल। तो जब आप थ्योरेटिकल माइनस एक्चुअल करोगे तो ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा बेटा? ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? ध्यान से सोच के बताना। फर्स्ट नेगेटिव आएगा, है ना, ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो ध्यान रखिएगा रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो यही होती है, क्या? थ्योरेटिकल माइनस एक्चुअल। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? थ्योरेटिकल माइनस एक्चुअल। और रेजोनेंस एनर्जी हमेशा नेगेटिव आएगी। ठीक है, मैं वही फॉर्मूला लिख रहा हूं। रेजोनेंस एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट ऑफ थ्योरेटिकल माइनस डेल्टा एच नॉट ऑफ एक्चुअल, एंड ये हमेशा इट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही अपन क्या बोलते हैं भैया? रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, सातवां।
पेज है ये, इसी का कुछ जब हो जाए जब बता दीजिएगा। बस ये टॉपिक खत्म करा दूं फिर एंड है, कल आपका थर्मोकेमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। हो गया भाई ये? हाँ जी, 10 से 10 to 1। चलो, है ना, सवाल सॉल्व करते हैं फटाफट। ध्यान रखना, हाइब्रिड हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो सपोज साइक्लोहेक्सीन का हाइड्रोजनेशन करवा रहा हूं मैं। साइक्लोहेक्सीन का जब आप हाइड्रोजनेशन करवाओगे, यानी कि 1 मोल हाइड्रोजन से आपने जब इसे रिएक्ट करवाया, तो ये बना साइक्लोहेक्सेन। इस केस में जो डेल्टा H0 हाइड्रोजनेशन था वो था सपोज -29 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, -29 किलो कैलोरी पर मोल। यही डेटा आपको रेजोनेंस एनर्जी में लिखवाएंगे दिव्य सर। जीओसी का क्वेश्चन है, वहां पे भी पढ़ोगे। इसके लिए बताओगे कितना होगा? साइक्लोहेक्साडाइईन का जब हम हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो इसका हाइड्रोजनेशन कितना होगा? तो बताइए, क्या ये दोनों पाई बॉन्ड रेजोनेंस में दिख रहे हैं क्या? इतना बता दो बस, क्या ये दोनों पाई बॉन्ड रेजोनेंस में दिख रहे हैं, हाँ कि ना? क्या ये दोनों पाई बॉन्ड नहीं दिख रहे? नहीं दिख रहे तो दो पाई बॉन्ड अलग अलग है ना, कोई रिलेशन नहीं है इनमें आपस में। तो इसकी कितनी होगी? 29 का डबल, -58 किलो कैलोरी पर मोल। क्लियर? अब ये देखिए, ये है कॉन्जुगेटेड साइक्लोहेक्साडाइन। क्या यहां पे आपको पाई बॉन्ड रेजोनेंस में दिख रहे हैं? बिल्कुल, यहां पे पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है। तो यहां पे जो डेल्टा H0 थ्योरेटिकल है वो कितना आना चाहिए था? -58। बट आता कितना है? -58 से कम। कितना कम? ये आता है -55.56। तो अगर मैं पूछूं कि अरे रेजोनेंस एनर्जी कितना, तो क्या करोगे? -58 माइनस ऑफ -55.56, जो भी आएगा। रेजोनेंस एनर्जी हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। ये समझ में आया क्या? ये रेजोनेंस में है तो एक्सपेक्टेड से कम ही होगी। इतनी बात ठीक। इसमें बात करूं तो कायदे से कितनी आनी चाहिए थी? 29 × 3 कर दो, 3 डबल बॉन्ड है, तो कायदे से कितनी आनी चाहिए थी? डेल्टा H0 थ्योरिटिकल -87। बट आती कितनी है एक्चुअल? -51। ठीक है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी निकालोगे थ्योरेटिकल माइनस एक्चुअल से, तो कितनी आएगी? -87 माइनस -51 -36। आपको पहले ही बताया था रेजोनेंस एनर्जी एक नेगेटिव क्वांटिटी होती है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।
हो गया? चलो भाई, 1 घंटे की क्लास थी। और थोड़ा सा पढ़ा दूं क्या? बोलो तो, इच्छा हो तो, कि यहीं तक रखें? ठीक है, चलिए।